टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम एक ऐसी इंडिया की जेल की बात करने लगे हैं जिसका नाम सुनकर कैदियों के क्या मतलब हर किसी की हवा टाइट हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं कहता हूं कभी भी कोई भी ये जेल दुश्मन भी ना देखे, क्योंकि हमने भी इसका सुन रखा है कि बहुत खतरनाक जेल है। और आज हम मोस्ट डेंजरस प्रिजन इन इंडिया देखने लगे हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक जेल इंडिया का, जिसको कहते हैं काला पानी जेल। काला पानी, अब इसको क्यों बोला जाता है ये मुझे नहीं पता। तो देखते हैं भाई, बिना किसी देरी के गेट सेट फ्लाई। इंडिया में काला पानी और पाकिस्तान में अडयाला। हाँ। लेकिन अडयाला भी काला पानी के करीब नहीं आएगा, वाकई नहीं। ये बहुत इसका सुन रखा है मैंने कि बहुत खतरनाक काला पानी क्यों बोलते हैं। तो अब देखते हैं पूरा, शायद वीडियो में पता लग जाए। तो गेट सेट फ्लाई फैक्ट का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और दुनिया में कई सारे जेल्स हैं, पर सेल्यूलर जेल जिसे काला पानी भी कहा जाता है, देख के डर लगता है। इकलौता ऐसा जेल है जिसको भारतीयों के साथ साथ दुनिया भर के इतिहास ने भी याद रखा है। आखिर ऐसा क्या होता था इन जेल की दीवारों के पीछे कि इसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और वो डर से कांप उठते थे। और माना जाता है कि वहां के सजाओं के अलावा जो दूसरा टॉर्चर था वो था खाना। हिस्ट्री भी बताई जा रही है। सोचो, अगर आपको जंगली घास से बनी हुई सब्जी या जंगली घास का पानी और चावल खाने को दिया जाए तो कैसा रहेगा। ये वहां के प्रिजनर्स के लिए रोजाना का खाना था। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वहां लोग इतना सब सह क्यों रहे थे। आफ्टर ऑल वो लोग तो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें लड़ना और ब्रिटिश टाइम की जेल है। हाँ भाई, यानी कि वो लोग वहां से आजाद हो सकते थे, पर फिर भी क्यों किसी ने वहां से भागने के विषय तक के बारे में नहीं सोचा। वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आज का ये वीडियो, जिसका टाइटल है काला पानी जेल हिस्ट्री। पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि जो भी इंसान समुद्र को पार कर अपने जमीन से दूर जाता था वो अछूत हो जाता था और उस इंसान को उसके धर्म, जाति और समाज से बेदखल कर दिया जाता था। और जैसे कि हमें पता है कि सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर के तट पर बना था। ये बात तो जायज थी कि सारे प्रिजनर्स को अपने जमीन को छोड़कर समुंदर पार करना पड़ता था, जिसके चलते वो लोग अपने धर्म और जाति को खोकर फैमिली के ब्लैक शीप बन जाते थे। और बस इसी से ही उस जगह को एज अ मेटाफोर काला पानी का नाम दे दिया। पर ये सिर्फ इकलौता कारण नहीं। इसके अलावा जो दूसरा रीजन था ना, वो था कि ये जेल इस दुनिया का ऐसा नर्क है जो जमीन पर बनाया गया था। और जैसे कि हमने सुन रखा है कि नर्क डार्क और ब्लैक होता है, सो एक वजह ये भी थी कि इस जगह को काला पानी नाम दिया गया। सो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस नर्क को जमीन पर किसने और क्यों बनाया। दरअसल बात 1857 की है, जब पहली बार आजादी के लिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध रचा था, जिसे 1857 का नेशनल अपराइजिंग भी कहते हैं। अब इस युद्ध में जीत तो अंग्रेजों की हुई थी, लेकिन हिंदुस्तानियों के मन में लगी इस चिंगारी को देख अंग्रेजों के मन में डर बैठ गया था कि कहीं अगर हिंदुस्तानी लोगों में अंग्रेजों का डर नहीं रहा और हिंदुस्तानी एक होने लगे तो शायद अंग्रेजी सरकार का यहाँ पर रहना मुश्किल हो। ऐसे बड़े पैमाने में दोबारा से कभी कोई क्रांति ना हो, इसीलिए उन्होंने एक ऐसी जेल बनाई जो लोगों के दिलों में डर बैठा दे और साथ ही में भारत से कहीं दूर हो। और इसी तरह खोज हुई अंडमान आइलैंड्स की। हिंदुस्तान में जितने भी लोग ब्रिटिश सरकार के रूल्स के खिलाफ जाते, आजादी के लिए लोगों को भड़काते, किसी ब्रिटिश ऑफिसर की जान लेते या तो फिर कोई भी ऐसा काम करते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को गलत लगता, उनको अंडमान आइलैंड्स के पास वाइपर आइलैंड में भेज दिया जाता, मतलब उधर जहां अंग्रेजी सरकार चेन टेक्निक अपनाती थी। यानी कि वहां के 50 कैदियों के एक पैर को एक सिंगल चेन से बांध दिया जाता था, जो हमने मूवीज में देखा है, भागने की कोशिश ना करे। और उसी चेन को पहनाकर ब्रिटिशर्स उन चेन गैंग से पत्थर तोड़वाते थे, वाइपर जेल बनवाते थे और अंग्रेजों के रहने के लिए रॉस आइलैंड पर बिल्डिंग्स, बेकरी, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और क्लब हाउसेस बनाते। पर जैसे फिरने लगे वैसे वैसे आजादी की लड़ाइयां बढ़ने लगी, जिसके चलते वाइपर आइलैंड में भी कैदियों की गिनती बढ़ने लगी। और फिर अगस्त 1889 में जब चार्ल्स जेम्स लैल ब्रिटिश राज का न्यू होम सेक्रेटरी बना,
तब उसने ये प्रस्ताव रखा कि उन्हें एक ऐसी जेल बनाने की जरूरत है जो लोगों के दिलों में से सोए हुए डर को फिर से जगा दे, क्योंकि ये बात तो साफ थी कि हिंदुस्तानियों को अब वाइपर जेल्स का या जाति से बेदखल होने का भी नॉर्मल जेल थी रहा था। और फिर जब चार्ल्स और एएस लेथब्रिज वहां के जेल सिस्टम को देखने पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, तब उन्होंने सुझाव दिया सेलुलर जेल बनाने की, जहां कैदियों को मौत से बदतर सजाएं दी जाएगी। उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के प्लान को 2 थियरी से बनाया। फर्स्ट, स्पोक्स ऑफ अ व्हील, जिसके चलते कोई कैदी वहां से भागना चाहे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि जाना किधर है। और सेकेंडली, पैनोप्टिकॉन थियरी, यानी कि प्रोजेक्ट के बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा जहां से ऐसे निगरानी हो सके जैसे पेनोप्टिस अपने 100 कितने लोग खड़े हैं भाई। दोनों थियरीज को जोड़ने पर एक 3 स्टोरी वॉच टावर, जिसके साथ 3-3 फ्लोर्स की 7 विंग्स ज्वाइन की हुई होगी, जिसमें टोटल मिलाकर सेल्स हो, वैसी डिजाइन तैयार की गई। और फिर तो बस डिजाइन तैयार होते ही वाइपर जेल के कैदियों से मजदूरी कराते हुए साल 1896 में सेलुलर जेल बनाने की शुरुआत हो गई, जिसे बनते बनते पूरे 10 साल चले गए। और अब बारी थी सजाए काला पानी के कहानी की शुरुआत होने की। वो सजाए काला पानी जिसे सुन लोग डर से कांप उठते। और जब तुम्हें ये पता हो कि काला पानी में जाना यानी कि तड़प तड़प के धीरे धीरे मौत 100 बार अनुभव करना, तो कोई भला कैसे न डरे। यहाँ इस काला पानी में हर कैदियों को अलग अलग से एक छोटे से सेल में रखा जाता था, जिसकी साइज बस 4.5 बाय 2.7 मीटर्स की हुआ करती। और उन सेल्स में हर कैदियों को सिर्फ 2 छोटे छोटे मटके दिए जाते थे, एक पानी से भरा हुआ और दूसरा जो उन्हें टॉयलेट के रूप में यूज करना होता था। उन मटकों की साइज इतनी छोटी होती थी कि कई कैदियों ने उसे यूज करने से बेहतर फ्लोर को यूज करना सही समझा। और दिल तो तब थम जाता था कि कैदियों को जब ये पता चलता था कि उन्हें जमीन पर पूप करना है और उन्हें उसी पूप के बाजू में सोना है और उसी पूप के बाजू में खाना खाना है। इस अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण कई कैदियों की जान भी चली जाती थी। और दूसरी चीज जहां लोगों की जान सबसे ज्यादा जा रही थी वो था यहाँ का ऑयल माइनिंग। जो लोग ऑयल माइनिंग करते थे उनके पहनावे देखने जाए तो उन्हें बस अपनी ढक जाए उतने ही कपड़े पहनने होते थे और हाथ में हथकड़ियां बांध वो पूरे दिन एक बड़ी चक्की घुमाते ताकि स्क्वीज कर ऑयल निकाला जा सके। उनका टारगेट 30 पाउंड्स ऑफ ऑयल निकालना का होता था पर डे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता। और टारगेट पूरा ना होने पर ब्रिटिश ऑफिसर्स कुछ लोगों को बर्फ की स्लेट पे सुलाकर चाबुक से वार करते, तो कुछ को कड़ी धूप में लोहे की स्लेट पे हथकड़ियों से टांग दिया जाता था। अब जो दूसरा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम था वो था सूखे जानवर थे भाई, भूसों से फैब्रिक निकालना। और ये काम मोस्टली दीवान सिंह, फजल हक, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहमदुल्ला, बटुकेश्वर दत्त, सोहान सिंह और नंद गोपाल जैसे दूसरे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स को ही दिया जाता था, क्योंकि तब अंग्रेजों को ये जताना था कि वो लीडर्स लकड़ी के हथौड़ी से वार कर सिर्फ उस नारियल को नहीं तोड़ रहे बल्कि अपने आजादी के सपने को कुचल रहे हैं। जब उन लीडर से 20 नारियल से फैब्रिक निकालने का टास्क नहीं खत्म हो पाता था दिए हुए वक्त पर, तो उस रात उन्हें सेल्स की जगह बाहर दीवारों पे लटकाया जाता था, कुछ इस तरह। इसके अलावा जेल में जो दूसरे काम करवाए जाते थे वो थे कारपेट मेकिंग, रोप मेकिंग, टॉवेल्स को बुनना, सीसल के पेड़ों से फैब्रिक बनाना, गार्डनिंग, जेल की गटरें साफ करना, पत्थर तोड़ना और ग्लास से हुक्का शेल्स बनाना। इफ किसी से कोई काम ना हो पाए या वो काम को स्लोली कर रहा है तो उसे चाबुक से खूब पीटा जाता था। साथ ही में उसके शरीर में उबला हुआ गर्म पानी भी फेंका जाता था। आई नो, सुनते ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, राइट? पर ट्रस्ट मी, मेरी मानो, ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि असली टॉर्चर था वहां का खाना। पूरे दिन जानवरों के भांति काम करवाकर अंग्रेज सरकार उन्हें खाना भी जानवरों वाला ही देती थी। और मैंने ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा है, उन्हें खाने में जंगली घास का पानी और पत्थरों से भरे हुए चावल दिए जाते थे। जी हाँ, जंगली घास, जिसके चलते कई कैदियों ने वो खाना खाकर अपना दम तक तोड़ दिया था। पर क्या इन हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? यस, आवाज तो उठाई गई थी। इनफैक्ट 12 मार्च 1933 में भगत सिंह के साथ ही बटुकेश्वर दत्त के कहने पे कई कैदियों ने हंगर स्ट्राइक चालू की। उनकी बस 2 ही मांगे थी कि अंग्रेज सरकार उन्हें प्रॉपर टॉयलेट और प्रॉपर खाना प्रोवाइड करे। पर शायद वो ये नहीं जानते थे कि उनकी वो स्ट्राइक उनके मौत का कारण बनेगी।
शुरुआत के 45 डेज तक तो अंग्रेजी सरकार ने उनके भूखे रहने पर कोई ध्यान नहीं दिया और 45 डेज होते ही कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स आए और 7 से 8 कैदियों को जबरदस्ती उठा ले गए और फिर उनके साथ जो हुआ उसकी कल्पना करने से भी रात को नींद उड़ सकती। वहां उन पत्थर दिल ऑफिसर्स ने पहले तो सारे कैदियों को बेड पे सुलाकर उनके हाथ पैर बांध दिए थे, जिसके बाद एक डॉक्टर्स की टीम आई, उन्हें फोर्सफुली खाना खिलाई और उन डॉक्टर्स ने कैदियों के नाक में एक लंबी सी रबर ट्यूब डाले, उसमें दूध, शक्कर और अंडे का जूस पिलाया और जब प्रिजनर्स ने खास करके ट्यूब को निकालना चाहा तब डॉक्टर्स उस ट्यूब को और ज्यादा नाक के अंदर डालते थे, जिसके कारण चीजें और ज्यादा टॉर्चरस हो जाती और उनके नाकों से खून तक बहने लगता था। उसी प्रोसेस के दौरान महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा शहीद हो गए थे क्योंकि फोर्स फीडिंग के कारण वो जूस उनके लंग्स में जा चुका था, जिसके कारण उन्हें निमोनिया हो गया। और फिर जब जाने जानी लगी और मांगे पूरी नहीं हुई तब बटुकेश्वर दत्त ने हंगर स्ट्राइक खत्म करना ही सही समझा। पर सवाल अभी भी वही है जो पहले इंट्रो में था कि क्यों इन फ्रीडम फाइटर्स ने इतना सब सहना सही समझा, जबकि वो लोग लड़कर या कोई तरकीब लगाकर यहाँ से आजाद हो सकते थे। वेल, ऐसा नहीं है कि यहाँ से भागने की कभी किसी ने कोई कोशिश नहीं की हो। सन 1868 की बात है जब 238 प्रिजनर्स ने एक साथ यहाँ से भाग निकलने का प्लान बनाया, पर वो सब बीच समुद्र में ही अंग्रेजी सरकार द्वारा पकड़े गए, जिसके बाद एक्सट्रीम टॉर्चर के डर से कई लोगों ने कपड़ों को फांसी का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया और 87 लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी दी और बाकियों को चाबुक का वार सहना पड़ा था, जिसे देख फिर कभी किसी ने यहाँ से भागने की कल्पना तक नहीं की। और ऐसे ही कई सारे टॉर्चर्स फ्रीडम फाइटर्स ने 1942 के वर्ल्ड वॉर तक सहे और 1942 के बाद कहानी इस तरह पलटी कि जिस जेल में अंग्रेजों ने दूसरों पर जुल्म किया था उसी जेल में फिर उन्हें अपनी नानी याद आ गई। 1942 में जापानीज ने अंडमान निकोबार पर हमला कर सेलुलर जेल अपने कब्जे में कर लिया और उन्होंने गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के विनती पे सारे इंडियंस को छोड़ दिया। और रही बात ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने वही पाया जो उन्होंने बोया था, यानी कि जो टॉर्चर वो लोग इंडियंस के साथ सालों से करते आए थे वही टॉर्चर जापानीज ने ब्रिटिशर्स के साथ किया। और फिर 1945 में के बाद जापान ने अंडमान सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया। अच्छा, और जापान शुरू से अच्छा भारत ने उसी काला पानी को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, जहां कई शहीदों की निशानियां और खून के दाग धब्बे अभी भी मानो ताजा है, जैसे कि वीर सावरकर के पोएम्स, बाबा भान सिंह के खून के धब्बे, राम रक्षा की ब्राह्मण जनोए। और इसके अलावा अगर आपको कोई और निशानी या काला पानी की सजा के बारे में पता है जो मैंने यहाँ पर नहीं डिस्कस किया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और साथ ही में फ्रेंड्स ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना। ओ भाई साहब, इतनी खतरनाक जेल यार, मतलब कितने घटिया लोग थे यार ये अंग्रेज, इतना उधर मुझे बड़ा सुकून मिला जब इसने बोला कि जापानियों ने उनके साथ वही हाल किया है ना। सीरियसली भाई, मतलब उधर मैं खुशी, मैं कहता हूँ अब क्या बोले यार, इतना जुल्म यार, मतलब इतना जुल्म उन लोगों ने किया है, उनको मतलब दिल में क्या बोले यार, इस तरह का यार जालिम लोग थे ना भाई, वो बहुत मतलब कुत्ते वाले चावल कौन खाता है यार। और जहाँ पर मतलब टॉयलेट नहीं था उसी जगह पे सोना था यार। ये यार मतलब मैं तो सोच के वाकई रोंगटे क्या, मतलब सोच रहे कि उन लोगों ने यार, उन फ्रीडम फाइटर्स ने और आम जो लोग उधर गए होंगे उनको कैसे उन्होंने भाई, लाजमी बात है। देखो उस टाइम तो इंडिया पाकिस्तान एक ही था ना, तो हमारे जो पूर्वज जो इंडिया के जितने सारे यार जो भी गए थे भाई उन्होंने इधर किया होगा यार, मतलब मारे क्या, कुछ नहीं हुआ उनके साथ यार, मतलब वो क्या कुछ नहीं इन्होंने किया यार, कितना जुल्म इन लोगों ने किया। फिर और बड़े मजे की बात, जापान ने शुरू से साथ दिया है, ये बात है, जापान शुरू से एक अच्छा दोस्त है इंडिया का। और उसके बाद जो है ना इन्होंने किया और अभी ये म्यूजियम बना हुआ है इंडिया। मतलब अब भाई इंडियंस इतने जालिम नहीं है कि किसी को यार जेल दुश्मन के साथ ऐसे नहीं करते, तो ये क्या जेल कौन बनाएगा। मुझे नहीं पता था, मैं समझा कि चलो कुछ और होता होगा, लेकिन ये मैं समझा जेल थी जिस तरह इधर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अडयाला भाई, छोड़ो अडयाला, लेकिन ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, इंसानों की जेल है, उसमें तो जानवरों से बदतर सलूक जानवरों के साथ कोई नहीं करता, आज कोई भी इस तरह नहीं करता यार। ये क्या, बहुत जालिम लोग थे, कमीने ब्रिटिशर थे,
तभी देखो ना, इतनी दुनिया पे कब्जा करके आज इतना सा कंट्री है, क्या भाई, क्या कुछ रहा है इसका, कुछ भी नहीं अभी रहा। वो भी क्या यार, मतलब बोले आप क्या, मतलब कुछ नहीं रहा। अभी इंडिया भी निकल गया आगे, आते आते जिन जिन पे उन्होंने कब्जा किया था सारे उनसे आगे निकलते जा रहे हैं। सो गाइस, आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।